Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Today we have oral communication. Oral communication is लफ्ज़ी बातचीत. ठीक है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ ओरल कम्युनिकेशन. द सेकंड इज़ प्रिंसिपल्स क्या हैं उसके बाद थर्ड इज़ व्हाट इज़ कन्वर्सेशन कंट्रोल क्या है, अफेक्टिव लिसनिंग क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है. तो स्टार्ट हम करेंगे ओरल कम्युनिकेशन से. ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है? ठीक है, आपको लगता है कि लफ्ज़ी बातचीत होगी. ठीक है, हियर वी आर. वो कह रहा है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है ये भी बहुत ख़ास रोल प्ले करती है हमारी कम्युनिकेशन में, हमारे पैगामात पहुंचाने में, हमारे आइडियाज़ एक्सप्रेस करने में. ठीक है, हमारी जो मैसेज है वो ऑडियंस के सामने बताने में. ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि एसेंशियल्स हैं कुछ इसके. ठीक है, एसेंशियल्स क्या क्या हैं कि जब हमने स्पीच करनी है हम रैंडमली ना बोल दें कि भाई जहन में आप बोल दें. हमारे बड़े भी कहते हैं कि पहले सोचो और फिर बोलो. तो उसी तरीके से हमारे बुकर्स जो हैं वो कहते हैं, बुक पब्लिशर्स वो कहते हैं कि 7 स्टेजेस हैं. बोलने से पहले आपको ये 7 चीज़ें जहन में रख लेनी चाहिए. सबसे पहली क्या है कि आप देखो कि आप जो बात कहने वाले हो उसका मकसद क्या है. ठीक है, आप किससे बात करने वाले हो, आप क्या बात करने वाले हो, आप क्यों करने वाले हो. ठीक है, सामने वाला जो है वो आपकी बात की वर्थ जानता है कि नहीं जानता. ठीक है, वो आपके पर्पस को समझेगा नहीं समझेगा. ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी स्पीच का एक पर्पस डेवलप करना है. उसके बाद आपने अपनी ऑडियंस को समझना है कि ऐसा तो नहीं है आप इंग्लिश में बात करने वाले हो और आपकी जो ऑडियंस है वो इंग्लिश से दूर दूर तक उसका नाता ही कोई नहीं है, वो गाँव के लोग हैं. ठीक है, तो आपने अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है कि वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं. ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात करनी है उनकी नॉलेज और उनके इंटरेस्ट को नज़र में रखते हुए. फिर उसके बाद चूज़ द मेन आइडिया. फिर आपने अपना मेन आइडिया जहन में रखना है जिसको आपने बार बार हाईलाइट करना है कि मेरा मकसद जो है, मेरा आइडिया जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम किसी गांव में गए हुए हैं, वहाँ पे जाके हम बता रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि हर बच्चा एजुकेशन हासिल करे, तालीम हासिल करे. तो हमने अपना मेन आइडिया जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर लेना है. फिर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोगों को पता हो कि हमारे मुल्क की आबादी कितनी है, उसमें से कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, और उसमें से फीमेल्स कितनी हैं, उसमें से मेल्स कितने हैं. हमने अपने टॉपिक की पूरी एक रिसर्च करके रखी हो. ठीक है, ताकि हम उन्हें कन्विंस कर सके सामने वालों को. फिर हमने जितना भी अपना डाटा इकट्ठा किया है हमने उसको ड्राफ्ट में लिख लेना है. ठीक है, एक रफ उसका स्केच बना लेना कि बात हमने किस तरीके से करनी है, स्टार्ट कहाँ से करनी है, एंड कहाँ से करनी है, कि वो कन्विंसिंग पावर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो. फिर उसके बाद हमने रिहर्सल करनी है. आपको टमाटर भी पड़ सकते हैं, अंडे भी पड़ सकते हैं, इसलिए अच्छी खासी रिहर्सल करके जाएं कि आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो, कहीं पे भी लड़खड़ाएं नहीं. ठीक है, उसके बाद आपने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए विजुअल एड्स वगैरह, ये विजुअल एड्स वगैरह गाँव की बात नहीं है. अब अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं या कोई एजेंडा है आपका, उस पर आप कुछ लोगों को इकट्ठा करके बता रहे हैं, तो आपके पास अपनी विजुअल एड्स वगैरह अगर रिक्वायर्ड्स हैं तो वो सब चीज़ें आपकी मौजूद हों कि आप उन्हें एक अच्छा खासा व्यू दे सकें. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मेथडोलॉजी ऑफ स्पीचेस. ठीक है, तरीके कौन कौन से हैं करने के. एक्सटेम्पोरेनियस, मैन्यूस्क्रिप्ट, मेमोराइजेशन, इम्प्रॉम्प्टू. अच्छा, एक्सटेम्पोरेनियस में क्या है? इसमें ये है कि एक शख्स जो है वो सिर्फ अपनी स्पीच की, जब अगर वो कॉलेज लाइफ में है और वो स्टेज पे एक स्पीच देने के लिए जा रहा है तो उसने एक रफ सा पेज अपने साथ रखा है. उस पेज पे उसने क्या किया, उस पेज पे उसने सिर्फ आउटलाइंस लिखी हैं. ठीक है, ताकि अगर वो कहीं अटक जाए तो वो एक वर्ड देखे और उसे वो पूरी की पूरी एक लाइन, पूरी का पूरा एक खुलासा जो है वो बना ले. ठीक है, तो उसने वो अपनी जो आउटलाइंस है वो प्रिपेयर की हुई हैं अपने एसेंशियल पॉइंट्स की, अपनी एसेंशियल हेडिंग्स की. ठीक है, उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट रीडिंग. इसमें ये है कि वो उसकी जो स्पीच का कुछ हिस्सा है उसने वो लिखा होता है. ठीक है, ये उनको सूट करता है जिन्होंने बहुत 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 लॉन्ग स्पीच जो है वो देनी है. ठीक है, जब कोई शख्स बहुत लंबी स्पीच देता है तो हो सकता है वो उसके वो कुछ पार्ट्स जो है वो मिस कर जाए. ठीक है, तो इसमें जो होता है वो अपनी स्पीच के पार्ट्स रेडी कर लेता है. ठीक है, और वो अपनी स्पीच के पार्ट्स पढ़ता है फिर, ताकि कोई भी चीज़ मिस्टेक ना रहे बीच में.
और वो एक तसलसल से जाए और उसका आई कांटेक्ट ना लूज हो ऑडियंस के साथ। मेमोराइजेशन से ही नज़र आ रहा है, ये रहा, मेमोराइजेशन से ही नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो ए टू ज़ेड चीज़ को रटा लगा के जाता है, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी आउटलाइन को या पार्ट्स को लेकर जाने की स्टेज तक, वो खुद जाता है बस खाली हाथ और जीत कर आता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि वो सब की सब टोटली अच्छे से याद करता है ताकि उसकी जो स्पीच है वो आर्टिफिशियल ना लगे। ठीक है, वो रिहर्सल भी बहुत अच्छी करता है कि उसकी स्पीच जो है वो नेचुरल लगे, कि वो अभी बात कर रहा है और अपने दिल से बात कर रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट तो उसने भी थोड़ी बहुत लिखी होगी क्योंकि एक जगह पे उसने खड़े होना है। ठीक है, तो मेमोराइजेशन मेथड ये होता है कि जब वो अपनी हर चीज़ अच्छे से याद कर देता है। इम्प्रॉम्प्टू मेथड कि इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं होती, आपने कुछ तैयार नहीं किया होता, आपसे स्पर ऑफ द मोमेंट आपसे अचानक से उसी वक्त बात होती है और आप उस बात का आंसर करते हो। ठीक है, आप उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं होते, कुछ भी नहीं, जस्ट आपसे पूछा जाता है और आप उसका आंसर कर देते हो। आप कहते हो यस आई एम विलिंग, आई एम गोना डू दिस, लेट्स डू इट। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स। अब कुछ चीज़ें हैं जो ओरल प्रेजेंटेशन में बहुत 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 मायने रखती हैं। वो चीज़ें क्या हैं? अपीयरेंस। आपके जो अपीयरेंस है वो बहुत ब्यूटीफुल होने चाहिए, वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, कुछ भी चीज़ जो आंखों को वो चुभे ना, आप ऑकवर्ड ना लगें। ठीक है, पोस्चर, जब आप खड़े हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो कंफ्यूज पोजीशन ना हो, आप फुल प्राउड से, आप फुल स्टेबल होकर खड़े होंगे, यस मुझे आता है, आई कैन डू दिस। ठीक है, उसके बाद आई कॉन्टैक्ट। आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो मुझे लगती है, वो आपका आई कॉन्टैक्ट होता है। अगर आप अपनी ऑडियंस से आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते, दे विल लूज देयर इंटरेस्ट, उन्हें फिर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपकी बात सुनने में। ठीक है, तो आप सिर्फ फिर इस तरह होगा जिस तरह आप बोली ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। वॉइस आपकी आवाज़ की जो पिच है वो बहुत तेज़ ना हो, बहुत शार्प ना हो कि वो किसी के कान में जाके चुभे और वो कहे ओह शी इज़ सो अनोइंग, आई डोंट वांट टू लिसन टू हर। ठीक है, और वो चला जाए वहाँ से। ठीक है, बहुत स्मूथ, बहुत रीजनेबल होना चाहिए कि ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा तेज़ हो। ठीक है, आपकी जो ब्रेथिंग है वो आपके कंट्रोल में हो, ये ना हो आपके सांस कहीं खड़े हो या आउट ऑफ कंट्रोल आप जा रहे हो। आपकी वॉइस जो है वो ना ज़्यादा तीखी हो और ना ज़्यादा अनप्लेजेंट हो। ठीक है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा अनप्लेजेंट हो, और आपकी जो टून है वो चेयरफुल हो कि आप अगले पर्सन को मोटिवेट कर रहे हो, स्टोरी लाइन हो या आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हो। ऑडियंस, आपको पता नहीं चाहिए आपकी ऑडियंस किस तरीके की आप फेस करने वाले हो। प्रेपरेशन, आपने एक प्रॉपर प्रेपरेशन करनी है। अब देख लेते हैं हमारी दूसरी बुक में ओरल कम्युनिकेशन के बारे में वो क्या कह रहा है। इन आवर अदर बुक ही इज सेइंग कि ओरल कम्युनिकेशन जो होता है इंटरेक्शन होती है दो इंडिविजुअल्स के दरमियान। ठीक है, उसमें वो स्पीक करते हैं, उसमें वो लिसन करते हैं, एक शख्स बोलता है तो दूसरा शख्स सुन रहा होता है। तो ओरल कम्युनिकेशन जो है इन दोनों से अमल में आती है। जो अभी तक हमने पढ़ी है, हमने अभी तक सिर्फ स्पीकिंग पढ़ी है, इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि हमने लिसनिंग का भी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस मैंने पहले भी बताया था कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, आप उसको बस एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन हमने कब यूज़ करनी होती है? जब हमने किसी शख्स से मीटिंग करनी हो, जब हमने किसी शख्स को मिलना हो। ठीक है, जब हमने कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज ट्रांसफ़र करनी हो। ठीक है, जब हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना हो, हमारे पर्सनल मैटर है, कोई भी मैटर है। ठीक है, जब हम लोगों ने किसी को कायल करना हो। ठीक है, अपनी बात के लिए, जब हमने कोई निगोशिएशन करनी हो, लेन देन के मामला तय करने हो। ठीक है, जब हमने किसी को इन्फॉर्म करना हो, जब हमने एक्सप्लेन करने हो। अब वो कह रहा है अफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है? अफेक्टिवनेस ये है कि फीडबैक मिलता है आपको उसी टाइम पे, डिले नहीं होता। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको नज़र आ रही होती है, दूसरों को ऑडियंस को नज़र आ रही होती है, और ऑडियंस की आपको नज़र आ रही होती है, तो यू कैन रिलेट ईदर दे आर इंटरेस्टेड और नॉट। ठीक है, उसके बाद इमीडिएसी, फटाफट हर चीज़ हो जाती है, आपको नज़र आ जाता है कि भाई क्या चीज़ है। कर्टेसी, आपका एक अच्छा बिहेवियर, इखलाक लोगों तक पहुंचता है, आपकी एक अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड होती है। ठीक है,
अब हम ओरल कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। हमने उसके फैक्टर्स, उसकी मेथोडोलॉजीज़ अलग-अलग रखनी है और उसकी जो सबसे पहले उसका एक प्रोसीजर था, ठीक है? ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं और इन तीनों चीज़ों को हमने अलग-अलग रखना है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन। ये जो है मुझे नहीं मिली बुक्स में कहीं पर भी, सो मैंने नेट सर्च कर ली, ठीक है? प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स में वो कह रहा है कि वेल प्लान्ड होनी चाहिए, जो हमने पहले पढ़ा था फैक्टर्स में, ठीक है? क्लियर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, ठीक है? आप उर्दू में बात करें, आप इंग्लिश में बात करें, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। ब्रेविटी, आप में इतना हौसला होना चाहिए कि आप स्टेज पे खड़े होकर बात कर सको या आप कम्युनिकेट कर सको इफ़ इट्स नॉट अ स्टेज, ठीक है? नेचुरल वॉइस, आपकी वॉइस नेचुरल होनी चाहिए, ऐसा ना लगे कि आप बनावटी बात कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि बनावटी आवाज़ एक टाइम के बाद वो तंग करने लगती है, यार क्या मसला है इसको, ठीक है? लॉजिकल सीक्वेंस, आपने एक सीक्वेंस से चीज़ को लेकर आए हो, आपने एक सीक्वेंस से चीज़ों को प्रिपेयर किया हो। सूटेबल वर्ड्स, आप वो वर्ड्स यूज़ ना करें जो अब्यूसिव लगे, जो किसी को तंग करें। आप वही वर्ड यूज़ करें जो आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग या आपकी स्पीच के अकॉर्डिंग या आपकी बात के अकॉर्डिंग सही बैठे, सूटेबल रहें। कर्टियस, आपने आपको कोई बात पसंद नहीं भी आ रही ना, तो आप जस्ट दरगुजर करें। आप कर्टियस रहें, अपनी कर्टेसी जो है वो मेंटेन रखें। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका अपना गेटअप हो या फिर आप अगर विजुअल एड्स पे कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मिलाकर बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है? अवॉइडिंग इमोशन, आपने इमोशन अपने बीच में नहीं रखने, आपने इमोशन लेस होकर बात करनी है, आपने टू द टॉपिक बात करनी है। अवॉइड एम्फसाइज, जिस चीज़ का आपका मकसद है उस पर आपका एम्फसाइज, उस पर आपका फोकस कंप्लीट हो। कंट्रोलिंग गेस्टिकुलेशन, आपके जो हैंड मूवमेंट्स हैं या आपकी जो लेग मूवमेंट है आपके कंट्रोल में हो, ठीक है? ऑडियंस, रिहर्सल, ऑर्गेनाइजिंग, ये वही जो हम फैक्टर में पढ़ चुके हैं। बेसिकली प्रिंसिपल का मतलब है फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन। पहले हमने पढ़े हैं कम और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल्ड, तो ये आपका फुल फ्लैज प्रिंसिपल्स थे। नाउ लेट्स बैक टू दिस, व्हाट इज़ कन्वर्सेशनल कंट्रोल? कन्वर्सेशनल कंट्रोल कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। इसमें मैंने आगे देखा लिसनिंग एंड टॉक लिखा है कि एक शख्स बोल रहा होता है तो एक शख्स सुन रहा होता है। तो जो टॉक है वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, कि हमने किस तरीके से बोलना है। अब हम फोकस करेंगे हमारी लिसनिंग पे, ठीक है, कि लिसनिंग क्या है।